नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरएसएस भी जाति की गणना की बात करने लगा है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जाति की गणना का समर्थन किया है। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने इस पर कहा है कि आरएसएस बीजेपी वाले से कान पकड़कर जाति की गणना कराएंगे। आज के वीडियो में हम संघ, बीजेपी और जाति की गणना के बीच पकड़म पकड़ाई का जो खेल चल रहा है उस पर बात करेंगे। साथ ही 3 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव ने जाति की गणना की भ्रांतियों को लेकर लिखा है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब पता चलेगा कि जो लोग जाति की गणना के विरोध में तरह तरह का भूत खड़ा कर रहे थे वो अब समर्थन में भभूत मलने लगे हैं। भूत से भभूत तक उनके बीच यह बदलाव क्यों आया, कैसे आया, ये एक जरूरी सवाल है। हम इसी वीडियो में बिहार की उन जातियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी संख्या 37 है, 93 है और 100 से कम है। अब आते हैं सुनील आम्बेकर के बयान पर। सुनील आम्बेकर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। उनके बयान से लग रहा है कि जाति की गणना के लिए मोदी सरकार माहौल बनवा रही है या संघ मोदी सरकार को आदेश दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तब फिर मोदी सरकार को साफ कर देना चाहिए कि उनकी सरकार जाति की गणना को पहले की तरह खतरनाक मानती है। मोदी जी ने तो 4 नई जातियों का सिद्धांत प्रतिपादित कर रखा है। अब वही अपनी 4 जातियों को खत्म कर हजारों जातियों की गिनती कैसे कराएंगे? इतने साल से इससे इनकार करने और इसके खिलाफ बोलने के बाद संघ के बयान से, सहयोगी दलों के बयान से माहौल बनाने से अच्छा है बीजेपी साफ साफ कह दे। उसे भी समझ में आ गया है कि जाति की गणना जरूरी है, या फिर जल्दी खंडन कर दे कि सुनील आम्बेकर का बयान उनका अपना है, संघ का भी नहीं है और बीजेपी का तो दूर दूर का नहीं। अगर नहीं तो बता दे कि संघ का विचार कैसे बदला, पहले क्यों विरोध कर रही थी। क्योंकि 5 अगस्त 2024 के पांचजन्य में जाति की गणना के खिलाफ भयंकर लेख छपा है। इस लेख के लेखक हितेश शंकर ने जाति की जनगणना के विरोध में न जाने क्या क्या लिखा है। पादरी और मिशनरियों ने जाति को अपने कन्वर्जन अभियान में बड़ी अड़चन के रूप में देखा। फिर आगे लिखते हैं कि कांग्रेस इसे हिंदू एकता के कांटे के तौर पर देखती है। वह ब्रिटिश राज की तर्ज पर लोकसभा की सीटों को जाति के आधार पर बांटना और विभाजन वैमनस्य बढ़ाना चाहती है। क्या क्या छपता है। लगता है जाति की गणना के समर्थन में पहले सुनील आम्बेकर ने पांचजन्य का यह लेख नहीं पढ़ा, ठीक से समझा नहीं। इस पत्रिका को पढ़ने वाला आरएसएस की विचारधारा का समर्थक कंफ्यूज हो जाएगा कि लेख छपता है कि जाति की गणना से भारत में विभाजन वैमनस्य बढ़ेगा, और इस लेख के 1 महीने के भीतर संघ के सुनील आम्बेकर इसके समर्थन में बयान दे देते हैं। आरएसएस से जुड़े या उसकी विचारधारा को आत्मसात करने वाले अनेक विचारक, प्रचारक, लेखकों ने अपने लेखों में जाति की गणना के विरोध में जो भूत खड़े किए उसे याद करने की जरूरत है, और उसी संदर्भ में आरएसएस के सुनील आम्बेकर के बयान को देखने की जरूरत है जिन्होंने जाति की गणना की बात कही है। लेकिन पहले इंडिया फाउंडेशन के बारे में बताता हूं। अपनी वेबसाइट पर स्वतंत्र शोध केंद्र होने का दावा करता है, लेकिन इसके अध्यक्ष राम माधव हैं, जिन्हें हाल ही में बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया। राम माधव भी आरएसएस के हैं। इसी स्वतंत्र इंडिया फाउंडेशन के आलोक बंसल और यशवर्धन ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, व्हाई अ कास्ट सेंसस इज नॉट हार्मलेस। इस लेख का मूल तर्क है जातिगत पहचान और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जाति के नाम पर दर्जनों दल हैं और एक दल के भीतर अलग अलग नेता। जाति की गणना की वजह से समाज में कोई राजनीतिक विभाजन नहीं हुआ है। जातिगत पहचान समाज में पहले से मौजूद है और यह खत्म नहीं हुई। इसके बढ़ने का दोष जातिगत सर्वे पर नहीं बढ़ा जाना चाहिए। आलोक बंसल और यशवर्धन यह लिख सके कि जाति पूरी तरह एक अवशेष मात्र है जिसका आधुनिक जीवन के किसी पहलू में कोई असर, कोई प्रासंगिकता नहीं। मतलब यह भी कोई लिख सकता है। इन्हें किस चश्मे से दिखता है कि जाति इस समाज में एक अवशेष मात्र है। इस लेख का एक और मुख्य तर्क है कि जाति की गणना के समर्थक क्षेत्रीय और जाति आधारित राजनीतिक दलों से हैं। उन्हें राष्ट्रीय एकीकरण पर इसके असर की कोई चिंता नहीं। क्या अशोक बंसल और यशवर्धन को वाकई लगता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को राष्ट्रीय एकीकरण पर असर की कोई चिंता नहीं है? फिर मोदी सरकार ने इनके साथ गठबंधन क्यों कर लिया? क्योंकि ये तो समर्थक हैं और क्षेत्रीय दल हैं। अशोक बंसल और यशवर्धन दोनों ने लिखा है कि जाति की गणना से भारत का सामाजिक ताना बाना हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है।
अब जब आरएसएस जाति की जनगणना का समर्थन कर रहा है तब यह समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या लिखेंगे, अपने लेख को कहां छिपाएंगे, कहां छपवाएंगे। अभी तक संघ और बीजेपी के नेता और सोच वाले लेखक इसी आधार पर विरोध कर रहे थे कि जाति की गणना से हिंदुत्व की एकता टूट जाएगी या हिंदुत्व की राजनीति ने जो एकता बनाई है वो जाति की गणना से बिखर जाएगी। मतलब एक भूत खड़ा किया गया। सुनील आम्बेकर ने भी इस खतरे की तरफ इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि आरएसएस को लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इसके लिए अगर सरकार को कभी आंकड़ों की जरूरत है तो यह एक स्थापित परंपरा है। हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाना चाहिए, ना कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए। इसे चुनाव या राजनीति से नहीं जोड़ने की सलाह बेकार और बेमतलब है। ऐसी नसीहतों का कोई मतलब नहीं होता। जाति की गणना एक राजनीतिक सोच का परिणाम है। स्कूल में पढ़ाने के लिए जाति की गणना नहीं हो रही। दिन भर राजनीति करो और शाम को कह दो राजनीति से अलग रखना है। यह चुनाव का मुद्दा था और राजनीति का भी है और आगे भी रहेगा। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है जो वह इसके लिए इजाजत दे रहा है। यह भी सवाल उठाया कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं करने की बात कर आरएसएस क्या जज या अंपायर बन रहा है। रमेश ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने पर आरएसएस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। यह भी पूछा कि क्या अब प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। तो मूल सवाल यह है कि जाति की गणना के समर्थन के साथ साथ आरएसएस को यह साफ करना चाहिए कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर उसकी क्या राय है। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जाति की गणना होगी, साथ साथ आरक्षण की 50% की सीमा भी समाप्त कर दी जाएगी। आरएसएस बीजेपी को अपनी लाइन साफ करनी चाहिए कि वह आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं। मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। यह सवाल आप मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से आप पूछिए, आपके लोग आदिवासियों पे पेशाब क्यों करते हैं, आपके लोग संविधान को क्यों रद्द करना चाहते हैं और आपके लोग आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। बाकी आप बातें बोलिए मगर देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना। और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना। यह मेन मुद्दा है चुनाव का, भाइयों और बहनों। बीजेपी के मौजूदा सहयोगी नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण किया था जब उनकी सरकार में राजद और कांग्रेस शामिल थे। मीडिया को आरएसएस से सवाल पूछना चाहिए कि क्या आरक्षण की सीमा को लेकर भी कोई मत परिवर्तन हुआ है या केवल जाति की जनगणना की बात कर हेडलाइन लूटी जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति की गणना की रिपोर्ट आ गई और 1 महीने के भीतर बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी। इस साल जून में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। इस पर सितंबर में सुनवाई होनी है। राजद की तरफ से मनोज झा ने एक अपील दायर की है ताकि राजद को भी पार्टी बनाया जाए। देखिए, पूरी टाइमलाइन अगर आप देखें तो जब बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो उस वक्त तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ साथ थे। साझा सहमति बनी थी नीतीश जी के साथ कि हम इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया और तेजस्वी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को लगा कि बड़े लुंज-पुंज तरीके से बिहार सरकार ने इस मामले को लिया। अतः राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया कि हम स्वयं भी एक पार्टी के रूप में एसएलपी दायर करेंगे ताकि ये जो सरोकार है, ये सरोकार एक दिन के नहीं है। जैसे आप कल ही देखें कि अचानक से अब
आरएसएस जो कल तक जातिगत जनगणना और बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में थी, चूंकि वो डिमांड अब जमीन से आ रही है तो उसके पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, लेकिन साथ में ये जोड़ रहे हैं कि राजनीति ना हो। भाई, राजनीति भजन संध्या की होगी क्या? अगर लोगों के सरोकार की राजनीति नहीं होगी, उनके प्रतिनिधित्व की राजनीति नहीं होगी, उनके हास्यकरण को समझने की कोशिश नहीं होगी, तो राजनीति किस बात की? उसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक एसएलपी दायर किया और हम बहुत कीन हैं कि इसको मुकम्मल अंजाम तक ले जाएंगे। एक बात समझनी चाहिए, जाति की गणना एक जरूरी कदम है और यह होनी ही चाहिए। टिकट बंटता है जाति के नाम पर। मोदी सरकार ने जब कैबिनेट का विस्तार किया तो उस समय कैबिनेट में जाति की गणना कराई गई कि बड़े गर्व के साथ बताया गया कि 20 से अधिक ओबीसी मंत्री हैं। जब मोदी सरकार कैबिनेट में जाति की गणना करा सकती है तो देश में भी कराने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। यह बिहार की जाति आधारित गणना की किताब है। इस किताब में लिखा है कि बिहार विधानसभा ने 2019 में प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेज दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। जब केंद्र ने कुछ नहीं किया तब 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा ने जाति की गणना के पक्ष में प्रस्ताव पास किया, फिर से केंद्र सरकार को भेजा। इसके पेज नंबर 11 पर लिखा है कि 28 अगस्त 2021 को राज्य के विधानमंडल के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, परंतु केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह नीतीश कुमार ने लिखा है। जब केंद्र ने कुछ नहीं किया तब बिहार ने अपने संसाधनों के दम पर जाति जनगणना का काम कराने का फैसला किया। राज्य के 3 लाख कर्मचारियों ने मिलकर सभी 215 जातियों की गिनती कर डाली और उनकी सामाजिक आर्थिक हालत की भी। कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं दायर कर रोकने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इस तरह से 2 अक्टूबर 2023 को देश का पहला कास्ट सेंसस जारी कर दिया गया। नीतीश कुमार की सरकार ने इसे कर दिखाया, जिसका श्रेय तेजस्वी यादव भी लेते हैं। 4 साल तक इस मुद्दे पर ना कहने वाली सरकार माहौल बनाकर जाति की गणना पर अपनी छाप नहीं डाल सकती। चप्पे चप्पे पर रिकॉर्ड दर्ज है कि जिस दौर में इसकी गणना की मांग सबसे तेज हुई, बीजेपी विरोध करती रही। उसके नेता इसके खिलाफ बयान देते रहे और नई नई जातियां गढ़ने लगे, जिन्हें पहले वर्ग में गिना जाता था और आज भी उन्हें जातियों में गिना जाने लगा, क्योंकि जिद थी कि किसी तरह जाति की गणना का विरोध करना है। नरेंद्र मोदी का यह बयान आप सुन सकते हैं, याद भी होगा। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। मोदी सरकार के मौजूदा 3 सहयोगी जाति की गणना के घोर समर्थक हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड तो बिहार में इसे कर दिखाने का श्रेय लेती है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी इसकी वकालत करते हैं। एक तरह से बिहार से उनके जितने भी सहयोगी हैं जाति की गणना के समर्थक हैं। विपक्ष में तेजस्वी यादव हर दिन इस पर बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है कि आरएसएस बीजेपी वाले का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है, इन्हें मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब का एकता दिखाने का समय
अब आ चुका है। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग खुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? किसने यादव बनाया, किसने मिश्रा बनाया, किसने दास बनाया, किसने खुशवाहा बनाया? हम तो वो बात कर रहे हैं, चाहे सिंह हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे पाल हो, दास हो, यादव हो, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों, दलित हों, आज उनकी स्थिति क्या है जरा ये पता करो। ये पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है। चाहे जिस जाति में गरीबी है, गरीबी हमारा दुश्मन है, उसको मिटाने का काम करो। यही तो हम लोग चाहते हैं। केवल जाति की गणना का ही सवाल बड़ा नहीं है। भारत में आम जनगणना नहीं हुई है, 2021 में होनी थी। इस देरी के कारण सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में योगेंद्र यादव ने जाति की गणना को लेकर 10 प्रकार की भ्रांतियों का पर्दाफाश किया है। योगेंद्र कहते हैं कि जनगणना के फॉर्म में मामूली जोड़ घटाव कर देने से यह काम आसानी से किया जा सकता है। एक परफॉर्मा दिखाते हुए बताते हैं कि जाति की गिनती पहले से होती रही है SC/ST समुदाय की, और एक और परफॉर्मा में मामूली बदलाव कर देने से, यानी जाति के नए सवाल जोड़ देने से यह काम आसानी से किया जा सकता है। चंद मिनटों का काम है, इसके लिए कोई भारी भरकम इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। 1931 में जाति की गणना हुई थी, उसके बाद से कहा जाता है कि जाति की गणना नहीं हुई। योगेंद्र यादव इस भ्रांति को दूर करते हैं कि उसके बाद भी भारत की हर जनगणना में जाति का सवाल पूछा जाता रहा है। यह दर्ज किया जाता रहा है कि क्या वह व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में आता है तो उसकी जाति क्या है। उसकी शैक्षिक और आर्थिक आंकड़े जाति के हिसाब से प्रकाशित किए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस आयुक्त ने भी इसकी मांग की थी। मई 2010 में भाजपा ने देश भर में जाति जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अगली जनगणना में ओबीसी को शामिल करने का वादा किया था। जनरल वर्ग की सभी जातियों उपजातियों की सूची नहीं है, लेकिन ओबीसी, SC/ST की पूरी सूची मौजूद है। योगेंद्र लिखते हैं कि जनरल कास्ट की सूची भी शुरू से बनाने की जरूरत नहीं। 1931 की जनगणना और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 90 खंडों वाला पीपल ऑफ इंडिया इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, जिसमें जातियों और जनजातियों की सूची है। हर धर्म के भीतर जातियां हैं। योगेंद्र लिखते हैं कि उनकी भी गिनती होनी चाहिए। बिहार की जाति जनगणना में 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम जातियां गिनी गई हैं। अन्य राज्यों के जाति सर्वेक्षणों में भी ऐसा किया गया है। जातिवार जनगणना के खिलाफ अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि ये तो सिर्फ रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाने का औजार है। पहली बात तो कि अपने आप में इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी जाति समुदाय को लगता है कि मेरी जनसंख्या ज़्यादा है और समाज के तमाम नौकरियों में, रिसोर्सेज में मेरा अनुपात बहुत कम है और वो इसके आधार पे ज़्यादा मांगे, तो कोई बुराई नहीं है। किसी कॉलेज में आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां कितनी हैं उनकी गिनती मत करो, क्योंकि अगर गिनती की तो उनके लिए एक्स्ट्रा हॉस्टल बनाने पड़ जाएंगे। ये तो कोई आधार नहीं होता ना। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल से जनगणना का सवाल केवल आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, आरक्षण बढ़ाने का सवाल नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि अगर आप आरक्षण विरोधी हैं तब भी आपको जातीय जनगणना की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि तमाम जातियों में अमीर गरीब का अनुपात उतना ही है, पढ़े अनपढ़ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का अनुपात एक बराबर है, तो इसका प्रमाण आपको जातीय जनगणना से ही मिलेगा। तमाम सवाल हम पूछते हैं, क्रीमी लेयर कितनी होनी चाहिए, क्या कुछ जातियों को अब ओबीसी से बाहर कर देना चाहिए, क्या ओबीसी के अंदर 2 वर्गीकरण होना चाहिए, SC/ST में वर्गीकरण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
इन सब का जवाब कैसे दिया जा सकता है? जातीय जनगणना से तो जरूरी नहीं है कि जातीय जनगणना केवल कोटा बढ़ाने का खेल है। दूसरा, जातीय जनगणना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि समाज में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उनके विशेषाधिकार से पर्दा उठाना, जो दुनिया में कहीं भी समाज की समीक्षा का एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि पर्दे के पीछे रहना दुनिया का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। और इस देश का जो शक्ति संपन्न वर्ग है, जातीय व्यवस्था के जो टॉप पे है, सवर्ण समाज जिसको बोला जाता है, क्या उसको विशेषाधिकार हैं, कितने हैं? जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक ओबीसी, एससी, एसटी कितना पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, इसका तो हम जवाब नहीं दे सकते। ऐतराज ये भी जताया जाता है कि जातीय जनगणना से समाज में जातीय विद्वेष फैलेगा, जातीय राजनीति बढ़ जाएगी। मैं पूछता हूं, क्या भाई जाति का सवाल पहली बार पूछा जा रहा है क्या? सेंसस में पूछा जाता है, सर्वे में पूछा जाता है। ये मैट्रिमोनियल कॉलम में जाति नहीं होती क्या? क्या हर गांव में हर व्यक्ति को जाति नहीं पता क्या? और क्या हर नेता चुनाव से पहले अपनी जेब में लिस्ट लेके नहीं चलता कि कितनी जातियां कहां पे कितनी हैं? तो ऐसी क्या अनहोनी बात हो जाएगी? जो सारी दुनिया को पता है वो औपचारिक रूप से पता लग जाएगी, प्रामाणिक रूप से पता लग जाएगी। और अगर इसमें विद्वेष की गुंजाइश है तो आप जरा ये भी सोचिए कि भाषा की जनगणना होती है, धर्म को जनगणना में शामिल किया जाता है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि सेंसस में धर्म गिना जाता है, इसके कारण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है? चुपचाप से जातीय जनगणना करवा लीजिए, विरोध मत कीजिए, इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाइए और तमाम जातीय पार्टियां मिलकर स्वीकार कर लें, तो इससे विद्वेष की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से योगेंद्र यादव जाति की जनगणना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हैं, बुनियादी बातों को रखते हैं। आरक्षण इसका केंद्रीय पक्ष है, मगर आरक्षण ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। जाति की गणना की मांग से बहुत पहले आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग होती रही है, इसलिए दोनों को जोड़ना ठीक नहीं। सवाल है कि जब तक आप समाज के सभी वर्गों की सच्चाई नहीं जानेंगे, कोई नीति कैसे बनाएंगे? चुनाव में टिकट से लेकर हर चीज जब जाति से तय हो रही है, मीडिया की पूरी रिपोर्टिंग जाति के समीकरणों पर होती है, जाति के संगठन अपनी तरफ से अपनी जाति के उम्मीदवार को टिकट देने की मांग करते हैं, तो जाति की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होने का कोई तर्क समझ में नहीं आता। बिहार की जाति गणना की रिपोर्ट इस मामले में साहसिक है कि वह उसकी नीतियों की सफलता पर भी सवाल उठाती है। जब जाति की गणना होगी तब देश की वो सच्चाई सामने आएगी जिसे सरकारें सामने नहीं आने देना चाहती हैं। पता चल जाएगा कि 10 साल में मोदी सरकार के दौर में कितना विकास हुआ, जैसे बिहार का पता चल गया। बिहार एक बेहद गरीब राज्य है, लोग अनुभव और अंदाजे से जानते हैं, मगर जाति की गणना से पता चल गया कि 47.67% आबादी 20,000 रुपए महीने से भी कम कमाती है। इसमें से भी 34% आबादी 6,000 से भी कम। भयंकर रूप से गरीब राज्य है बिहार। तो फिर कहां हुआ विकास? इस राज्य में केवल 4% लोग हैं जो 50,000 महीना कमाते हैं। सबसे अधिक गरीबी अनुसूचित जाति में है 42%, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग में है 33.6% और जनरल वर्ग में 25% आबादी गरीब है। इस सर्वे के बाद अब बिहार को सटीक तरीके से पता है कि 33,000 से अधिक भिखारी हैं और 28,000 से अधिक कचरा बिनने का काम करते हैं। 1 करोड़ लोग खेतिहर हैं और करीब 40 लाख स्वरोजगार में हैं। 28 लाख लोग असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं। करीब 9 करोड़ को गृहिणी विद्यार्थी की श्रेणी में रखा गया है। तो कितना कुछ जान गए आप एक राज्य के बारे में। यही वो सच्चाई है जिसे बाहर आने से मोदी सरकार डर रही है। जाति से ज्यादा उसके विकास के दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी। जाति की गणना के कारण ही बिहार की यह सच्चाई सामने आई कि 20 साल से अधिक समय से एक ही पार्टी की सरकार के बाद भी वैसी प्रगति नहीं हुई। इससे यह मिथक ध्वस्त हो जाता है कि विकास के लिए लंबे समय तक एक ही पार्टी या एक ही नेता के नेतृत्व की जरूरत है।
अगर यह सर्वे पहले से हो रहा होता तो यह भी देखा जा सकता था कि नीतीश कुमार के 20 साल से अधिक समय में अनुसूचित जाति के कितने लोग गरीबी से बाहर आए। जाति की गणना का टाइम आ रहा है। राहुल गांधी ने संसद में बोला है करवा कर रहेंगे, तो क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की बात मानने के लिए तैयार हो गई है? मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जाति की जनगणना हो जाने दीजिए। जाति को लेकर जो पहले से धारणा थी वो आज भी है और कल भी रहेगी। इससे भागने का कोई फायदा नहीं। आप अंधेरे में हैं, अंधेरे में मत रहिए। जातियों के भीतर उपजातियों की सटीक गिनती राजनीति में प्रतिनिधित्व को बदल देगी, सरकारी योजनाओं का स्वरूप भी। बिहार का सर्वे देखते हुए कमाल की बातें जानने को मिलती हैं। अब जैसे ओबीसी वर्ग में कुछ जातियां ऐसी हैं, उनकी संख्या दिलचस्प सवाल पैदा करती हैं। इनका उद्गम क्या है? इनकी संख्या क्यों इतनी कम है? क्या यह कोई नई परिघटना है? नई नई जातियों का निर्माण क्या अब भी हो रहा है? बिहार के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में जट हिंदू जाति है जिसकी संख्या 7,781 है। जट हिंदू कौन है, इस पर बात हो सकती है। यही नहीं, ओबीसी में 11 ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या 1,000 से भी कम है। सुखियार जाति की संख्या मात्र 901 है। कितनी सटीक गिनती है। सूत्रधार जाति की संख्या मात्र 499 है। परथा जाति की संख्या मात्र 349 है। जदुपतिया जाति की संख्या मात्र 93 है। ये 93 लोग ही हैं जदुपतिया जाति में। सोचिए, यही नहीं, अत्यंत पिछड़ा जातियों में 24 जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 3000 से भी कम है। इनमें से भी 11 जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 1000 से भी कम है, और 3 जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 190, 107 और 102 हैं। भास्कर एक जाति है बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग से, इनकी संख्या मात्र 37 है। क्या किसी को दिलचस्पी नहीं कि वह बिहार जाए और 97 और 37 की संख्या वाली जातियों के बारे में पता करे? इसी तरह अनुसूचित जाति में एक उपजाति है जिसका नाम है हो, और इनकी संख्या है 143। क्या आप हो जाति के बारे में जानते हैं? क्या नहीं जानना चाहेंगे? जान लेंगे तो इससे समाज कैसे टूट जाएगा। इसलिए जाति की गणना जरूरी है, क्योंकि आप जाति के बारे में जानते ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।